पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, समझ हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडर बोर्ड्स एंड क्विज़ेस से Amazing. learning हो जाए हैपनिंग। समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो Vedantu. Learn live online. To attend a free live class, download the app now. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा, आपका केमिस्ट्री मेंटर और दोस्त। और मैं आज आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। ओनली इन वन VIDEO, वन वीडियो, एक ही वीडियो में करवाने वाला हूं। साथ ही साथ जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसके PDF के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, जिसको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज इस चैप्टर को हमें खत्म कर लेना है, एक ही घंटे में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो बहुत ध्यान से चेक करिएगा। अगर आप 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझना चाहते हैं, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली रेडॉक्स से आसानी से समझ में आती है। सो एक कोर चैप्टर है जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। अभी तक 860 से ज्यादा केमिस्ट्री की वीडियोस बना चुका हूं, 100+ मोटिवेशनल वीडियोस अभी तक बना चुका हूं। 4,14,000 सब्सक्राइबर्स अभी हमने क्रॉस कर लिए हैं और बहुत ही इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म्स में स्टार एजुकेटर, नंबर 1 एजुकेटर मैं अभी हूं। और एट द सेम टाइम 8+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये सब चीजें आपके प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी लाइक दिस। और केमिस्ट्री में हम लोग नंबर 1 हैं। और एक बहुत ही अच्छी खबर मैं थोड़े दिनों में आप लोगों को देने वाला हूं। सो गाइज बहुत ध्यान से इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सो चलिए गाइज फटाफट से रेडॉक्स रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रेडॉक्स का मतलब क्या होता है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और उसमें रिडक्शन भी होता है। सो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है उन्हें रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। अब सवाल यह है कि भैया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है। तो चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मतलब समझते हैं। एक्चुअली यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब इनिशियली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में लगाया गया था। मतलब इनिशियली अगर किसी ने बोला होगा ऑक्सीडेशन तो इसका मतलब होगा ऑक्सीजन का एडिशन। किसी ने बोला होगा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो चलो बेसिक डेफिनेशंस को चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की क्या है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब भी कोई एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जरा चेक करें, जैसे कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, MgO बनाया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया, यहां पर क्या बना लिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। जरा चेक करें, मैग्नीशियम के साथ जैसे ही फ्लोरीन ने रिएक्ट किया जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीशियम के साथ जैसे ही फ्लोरीन ने रिएक्ट किया MgF2 बना लिया और बेसिकली यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है। Fe ने सल्फर के साथ रिएक्ट किया, FeS बनाया और यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe। तो ध्यान रखिए, पहला डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ जाता है या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब चलते हैं आगे रिडक्शन की तरफ, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब भी किसी एलिमेंट से आप ऑक्सीजन को हटा दें या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर दें, वहां पर रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, यहां से जैसे आप इसको हीट करते हैं तो मर्क्यूरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इन दैट केस मर्क्यूरी का हो चुका है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन को आपने रिमूव कर दिया। और कार्बन जैसी H2O के साथ रिएक्ट करता है, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है। सो इन दैट केस ऑल्सो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन को आपने अलग कर दिया तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो चुका है। सो FeCl2 का रिएक्शन अगर आपने H2 से करवा दिया तो यहां पर FeCl2, तो Cl3 था, FeCl2 बन गया। अब आप खुद से ही देखिए, यहां पर क्लोरीन को आपने रिमूव कर दिया, इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव कर देना यानी कि रिडक्शन हो जाना।
ठीक है। इसके अलावा लास्ट एग्जांपल SnCl2 का रिएक्शन जब आप HgCl2 से करवाते हैं तो Hg2Cl2 मिलता है और SnCl4 मिलता है। इन दैट केस आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मर्क्यूरी का यहां पर रिडक्शन हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मर्क्यूरी यहां पर +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुकी है। सो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशंस थी, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेते हैं बेसिक डेफिनेशन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब भी ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो जाए इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। ज्यादातर मेटल्स इसमें होते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल, H2S और क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे तो सल्फर अलग हो गया। अब सल्फर देखोगे ध्यान से तो सल्फर से हाइड्रोजन आपने रिमूव करवा दिया, तो इस केस में सल्फर का हो चुका है ऑक्सीडेशन। सेम एग्जांपल HI और ऑक्सीजन का भी है। यहां पर HI और ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो आयोडीन अलग हो गया। इन दैट केस अगर आप ध्यान से देखोगे तो आयोडीन हाइड्रोजन से अलग हो चुका है। इन दैट केस आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो चुका है। सेम केस यहां पर Ki और Cl2 का रिएक्शन कराओगे तो यहां पर I2 मिलेगा। सो आपको यहां पर ऑक्सीडेशन का एक्चुअली क्राइटेरिया चेक करने हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहां से हटा दिया आपने आयोडीन से। कौन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम का आपने रिमूव करा दिया, इसका मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। सेम केस नीचे लिखा है, Ki का रिएक्शन H2O2 से करवाओगे, इन दैट केस I2 लिबरेट होगा। आयोडीन से आपने पोटेशियम को हटा दिया, इन दैट केस उसका ऑक्सीडेशन हो गया। यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो रिमूवल होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग और सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला देखिए रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जस्ट उसका अपोजिट करना है। जब भी किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन का जुड़ना हो जाए या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना हो जाए इसका मतलब उसका रिडक्शन हो चुका है। जैसे कि क्लोरीन का रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से करवाया, सो HCl फॉर्म हुआ तो हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन जुड़ गया इसका मतलब इसका रिडक्शन हो गया। C2H4 से हाइड्रोजन अगर आपने जोड़ दिया तो इसका रिडक्शन हो गया। HgCl2 से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटल की बात होती है ज्यादातर, ठीक है, सो इसका मतलब रिडक्शन हो गया। CuCl2 से कॉपर जोड़ दिया तो रिडक्शन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जुड़ने से रिडक्शन हो जाता है। अब हम ध्यान से देखें, यहां पर नॉर्मल डेफिनेशंस हमने चेक करी, लेकिन क्या ये नॉर्मल डेफिनेशन जो क्लासिक डेफिनेशंस हैं हर जगह काम करती हैं? नहीं। आप जरा चेक करिएगा कि सोडियम से जैसे ही आप हाइड्रोजन को अटैच करते हैं तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, तो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब क्या होना चाहिए? रिडक्शन, लेकिन यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से तो +1 पे चली गई। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हर टाइम रिडक्शन नहीं होता। सोडियम यहां पर रिडक्शन हुआ है क्या सोडियम का? नहीं, नो। इसका मतलब जो डेफिनेशन आप आइडियली सोचते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, वो गलत है। तो इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कहां काम करेगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लेट अस सपोज विद ऑक्सीजन विच इज अ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ काम करेगा। नॉन मेटल के साथ अगर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया और वो वापस आपको H2O देता है, इन दैट केस रिडक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जीरो थी, जीरो से -2 पे चली गई। लेकिन मेटल के साथ जब आप रिएक्शन कराते हो, हाइड्रोजन का मान लो सोडियम के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन का सोडियम के साथ रिएक्शन करवाने पर NaH मिलता है। सो मेटल हाइड्राइड बनाने पर यह सच नहीं है जो आपको पढ़ाया गया है, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन नहीं होता। इन दैट केस सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका मतलब पुरानी जो डेफिनेशंस है उनमें लोचा है। एक और एग्जांपल यहां पर एक्सेप्शन के तौर पे है, जैसे ही आप ऑक्सीजन का रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाते हैं तो यहां पर OF2 बनाता है। अब आपको क्या लगता है, ऑक्सीजन का जब फ्लोरीन के साथ एडिशन हो गया तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो गया? नहीं, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। फ्लोरीन अभी भी OF2 के केस में -1 पर है, मतलब 0 से वो -1 पे चला गया, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन से कभी भी ऑक्सीडेशन हमेशा नहीं होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। फ्लोरीन के केस में तो अगर आप ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इनफैक्ट वहां रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये OF2 या फिर O2F2 प्रोडक्ट बनाता है। सो विच इज एक्चुअली फ्लोरीन उस केस में -1 पर जा रहा है तो उसका रिडक्शन हो चुका है। सो आपको बड़े केयरफुली एग्जांपल्स को देखना पड़ता है, मतलब जो क्लासिकल डेफिनेशंस है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो सवाल है कि मॉडर्न डेफिनेशंस लेके आओ। फिर सीधी सी बात है, मॉडर्न डेफिनेशंस क्या होंगी? तो मॉडर्न डेफिनेशंस को चेक करते हैं और इन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, PDF आप डाउनलोड कर लेना। मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मतलब डी इलेक्ट्रोनेशन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। अब आप ये याद कर लो, ये 100% सही है, हर जगह काम करेगी। 100% ये डेफिनेशन सही है, हर जगह काम करेगी। whenever there is a loss of electron, ठीक है, ऑक्सीडेशन अकर। whenever there is a gain of electron, मतलब रिडक्शन अकर। दैट्स इट, ये मतलब निकलता है इसका। एग्जांपल देता हूं, सोडियम ने Na+ में कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इस केस में सोडियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है। जिंक खुद Zn+2 में कन्वर्ट हो गया 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के, इस केस में जिंक का भी ऑक्सीडेशन हो चुका है। क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए सपोज करिए, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया, क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन हो चुका है, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इसी तरह से सल्फर भी अगर ऐसा ही काम करे कि एक सल्फर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके फाइनली S-2 में कन्वर्ट हो जाए, इस केस में सल्फर का क्या हो चुका है, रिडक्शन मेरे प्यारे बच्चों। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये मतलब निकलता है ओवरऑल। अब हम चलते हैं आगे। सो फाइनली रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसको हम लोग एक बार लुक ओवर कर लेते हैं, देख लेते हैं। ऑल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। 100% ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पक्के से रिडक्शन तो होगा ही होगा। ये साइमल्टेनियसली होती है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी जगह रिडक्शन होगा, नहीं। तो साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, हमेशा याद रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय, इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते, डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते। जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उतने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोग ध्यान रखोगे, और इसी के बिहाफ पे आप बैलेंसिंग भी करते हैं बाय द वे। सो चलिए अब आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज करो कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो फाइनली MgO बन गया। इस केस में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो चुका है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो चुका है। अब जरा चेक करो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसी होगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है, हाफ का मतलब, हाफ कब लगाते हो, हाफ तब लगाते हो जब आप रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे होते हो। सो इन दैट केस मैग्नीशियम Mg+2 में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए। वही 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से इसको चेक करिएगा भाई, आपने आगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, उसके बाद आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा। रिडक्शन हाफ रिएक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस अगर आपको पता हो कि एक ऑक्सीजन को अगर O-2 पे जाना है तो इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सीधी सी बात है। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। और किसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली O2-2 में, यानी कि ट्वाइस ऑफ O- में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 2 ऑक्सीजन होंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे दोनों के दोनों, 4 इलेक्ट्रॉन लेके ट्वाइस ऑफ O- में कन्वर्ट हो जाएगा। आता है सबको समझ में। सो यहां पर इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से Mg+2 एंड O-2 ये दोनों आपस में रहने लगते हैं, ठीक है। और फाइनली क्या बना लेता है, MgO की फॉर्मेशन होती है। बट इन दिस केस आप ध्यान से इसको चेक करिएगा, मैग्नीशियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे लेकिन ऑक्सीजन ने तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए। इन दैट केस आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप हमेशा याद रखोगे कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन होने चाहिए। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इसी से आप बैलेंसिंग भी करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उतने इलेक्ट्रॉन गेन भी होने चाहिए। इसका मतलब फाइनली अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सबको समझ में आता है, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको आप इससे याद कर सकते हो, ये टर्मिनोलॉजी है। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, और रिग का मतलब रिडक्शन इज गेन। ये सिंपल सा तरीका है इसको ध्यान रखने का। इसके अलावा अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना चाहते हैं तो एक और तरीका है, क्या करोगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अब सवाल है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है। अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट आ रहा है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी की एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीमेंट आ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीमेंट में ऑक्सीडेशन होता है, डिक्रीमेंट में रिडक्शन होता है। अब सवाल यह कि ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले 2 स्मॉल चीजें वो समझ लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्या आपको पता है कि टिकट एजेंट क्या होता है, आप लोग मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिकट एजेंट। टिकट एजेंट क्या खुद के लिए टिकट बुक करता है क्या, नहीं, वो दूसरों के लिए टिकट बुक करता है। तो इसी तरह से अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दे, जो सामने वाली स्पीसी को ऑक्सीडाइज कर दे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है,
जो सामने वाले को रिड्यूस करे। इस चीज को समझिए, काफी बच्चों को तो ये कभी समझ में नहीं आता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो सामने वाले को रिड्यूस करे। सामने वाले को अदर स्पीसी, ठीक है, अदर स्पीसी का ऑक्सीडेशन करे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अदर स्पीसी का रिडक्शन करे तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी डेफिनेशंस यहां लिखी हुई है। द स्पीसी विच ऑक्सीडाइजेस अ सब्सटेंस एंड गेट्स रिड्यूस्ड, अगर वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का हो जाएगा रिडक्शन, इसका मतलब उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। अगर वो सामने वाले का रिडक्शन करा रहा है, उसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, इन दैट केस उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद को रिड्यूस कराएगा, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस कराएगा और खुद को ऑक्सीडाइज कराएगा। इस तरह से आपको इसको दिमाग में रखना है। एग्जांपल के तौर पे मान लो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, MgO बना लिया। इन दैट केस अगर आप हाफ रिएक्शन देखोगे तो मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसका मतलब मैग्नीशियम का खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि खुद का ऑक्सीडेशन होता है, सामने वाले का रिडक्शन कराएगा। इसी तरह से O2 ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए और फाइनली ट्वाइस ऑफ O-2 में कन्वर्ट हो गया। इन दैट केस इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब खुद का ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, सिंपल है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूंगा। तो अब चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट वैसे एक ही बात है। इज डिफाइंड एज द चार्ज और रियल और इमेजिनरी। चार्ज कुछ भी हो सकता है बेसिकली, या तो वो रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। विच एन एटम अपीयर्स टू हैव इट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी एलिमेंट के ऊपर जितना भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। केमिकल कॉम्बिनेशन में किसी भी एलिमेंट पर जितना भी चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वहां पर तो रियल चार्ज डेवलप होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं NaCl, तो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें +1 एंड -1 रियल चार्ज है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में इमेजिनरी चार्ज डेवलप होते हैं। जैसे कि HCl के केस में अगर मैं बोलूं आपको तो Cl पे माइनस है और H पे प्लस है, सो दीज आर इमेजिनरी चार्जेस। सबको समझ में आ गया? सो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। जैसे कि NaCl का एग्जांपल लिया, Na+ एंड Cl-, ये रियल चार्जेस हैं। HCl के केस में H+ और Cl- ये इमेजिनरी चार्जेस हैं। और जो चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1। जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं वैसे ही कुछ हो रहा है। और चार्ज डेवलप कैसे होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड में चार्ज डेवलप होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप ध्यान रखोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा तो चार्ज डेवलप हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बात करूं तो यहां 0 चार्ज है। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही नहीं है। इन दैट केस हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, 0, क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। इस चीज को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं आगे। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल क्या है? पहला रूल ये है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम एज फ्री एंड अनकंबाइंड स्टेट इज ऑलवेज 0। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एटम अगर फ्री स्टेट में है या फिर अनकंबाइंड स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होता है। जैसे कि फ्लोरीन में F का 0 होगा, ब्रोमीन में Br का 0 होगा, P4 में 0 होगा, फॉस्फोरस का। ऐसा क्यों? क्योंकि सब नेचुरल स्टेट्स हैं, फ्री स्टेट्स हैं। ओजोन में ऑक्सीजन का 0 होगा, O2 में ऑक्सीजन का 0 होगा, क्लोरीन में Cl का 0 होगा, S8 में सल्फर का 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पर एटम होती है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन एज पर एटम, ठीक है। हर एक एटम पे कितना चार्ज है ये ध्यान रखना है। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहला रूल था। दूसरा रूल क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन आप याद रखिएगा कि जब भी कोई कंपाउंड में फ्लोरीन दिखे आपको, एक्सेप्ट F2 तो उसकी नेचुरल स्टेट है तो उसको छोड़ दो। इसके अलावा फ्लोरीन आपको कहीं भी दिखे वो -1 स्टेट पर ही होगा, हमेशा याद रखना ये ट्रू है। रूल नंबर 3 को चेक करो। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। देखिए 99% केसेस में ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है और ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड भी बनाता है। पेरोक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। सुपर ऑक्साइड भी बनाता है जहां पर -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। फ्लोरीन के ऑक्साइड में तो वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट पर होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन की चार्ज की वेरिएशन निकालें तो ऑक्सीजन का चार्ज वेरी करता है -2 से +2। -2 से +2 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन -2 वाले के चांसेस 99% है, क्योंकि बाकी केसेस बहुत ही कम है।
ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे सपोज करिए पेरोक्साइड के एग्जाम्पल है H2O2 Na2O2, यहां पर ऑक्सीजन -1 पर है। सुपर ऑक्साइड के एग्जाम्पल है KO2 RbO2, यहां पर -½ पर है ऑक्सीजन। और फ्लोरीन के जो ऑक्साइड है O2F2 एंड OF2, इन दैट केस ऑक्सीजन +1 पर है। पहले वाले केस में +1 पर है, दूसरे वाले केस में +2 पर है। वैसा क्यों? अगर हम लोग बात करें O2F2 की, तो फ्लोरीन का तो फिक्स है ना मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज -1। इन दैट केस माइनस का साइन कितना है? -2। तो इन दोनों ऑक्सीजन पे कितना आएगा? +2। और एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा? +1। और मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम डिफाइन होती है। कैसे होती है? पर एटम डिफाइन होती है। अब हम चलते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट रूल नंबर 4, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है, ठीक है, एक्सेप्ट मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन पे -1 होता है, अदरवाइज हाइड्रोजन पे +1 होता है। रूल नंबर 5, एल्कली मेटल के हमेशा ऊपर +1 होता है। एल्कली मेटल जब भी कंबाइन होते हैं +1 चार्ज दिखेगा। एल्कलाइन अर्थ मेटल पे +2 चार्ज दिखेगा। कौन से होते हैं एल्कली मेटल्स? एल्कली मेटल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ग्रुप नंबर 1 वाले। एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं ग्रुप नंबर 2 वाले। इतना तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हो। छठा रूल चेक करते हैं, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स आर इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द स्पीसी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सभी का जब ऑक्सीडेशन स्टेट का आप जब टोटल करोगे तो ओवरऑल जितना उस पूरी स्पीसी पे चार्ज है उसके बराबर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। मतलब समझिए KMnO4 में पोटेशियम पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंगनीज पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है और 4 ऑक्सीजन पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो ओवरऑल सबका टोटल हमेशा कितना आएगा? 0। क्यों? क्योंकि KMnO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है। इस चीज को समझिए। तो उस पर चार्ज KMnO4 पे 0 है, तो इसका मतलब सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का टोटल 0 ही आएगा। सो अगर हम लोग एग्जाम्पल और देखें, जैसे कि Cr2O7-2, इन दैट केस 2 क्रोमियम के ऊपर जितना चार्ज है और 7 ऑक्सीजन के ऊपर जितना चार्ज है वो हमेशा -2 के इक्वल आएगा। और चार्ज ही क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरा आदेश शासन है। कौन बोला था ये? अमरेंद्र बाहुबली की मां। ऐसे ही इस स्पीसी के ऊपर चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब बहुत बढ़िया रूल है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको यहां पर एक बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूं। अज्यूम करो कि कोई एक एटम है B जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। ध्यान से समझना है इसको। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं और इसको मैं एग्जांपल के तौर पे भी बताऊंगा। मैं कहता हूं कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है। इन दैट केस अगर A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, सो इन दैट केस क्या होगा? A पे +1 आएगा और B के ऊपर -1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो B पे -1 आएगा और A पे +1 आएगा। मान लो 2 बॉन्ड बन गए तो B पे -2 आएगा और A पे +2 आएगा, क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पे माइनस आएगा, और 2 बॉन्ड बनाए तो -2 और 2 बॉन्ड A ने बनाया तो +2 A पर आएगा। अगर मान लो 3 बॉन्ड बना लिए होते तो A पे +3 आता और B पे -3 आता। सिंपल सी बात है, इट्स रियली वेरी सिंपल। मान लो A और B के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होता, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को समझिए डेटिव बॉन्ड। इन दैट केस क्योंकि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से कम है और उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो आपको पता है ना कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों अब कौन देगा? A। तो उस पे +2 चार्ज आएगा। तो इस केस में B के ऊपर -2 चार्ज आएगा। और जो लास्ट का पॉइंट दोनों है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर A से ज्यादा है, इन दैट केस अगर A ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो A पे +2 आएगा और B पे -2। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन A ने दिए हैं। सिमिलरली अगर मैं केस बना दूं कि A और B के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बन रहा है जिसमें B इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इन दैट केस दोनों पे चार्ज 0 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो शेयर जरूर कर रहा है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। एक तरह से ना के बराबर ही वो शेयरिंग हो रही है। सो इन दैट केस आपको ध्यान रखना है, अजम्पशन क्या बनेगी? अगर B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और वो A को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इन दैट केस दोनों पे चार्ज 0 ही लेना है आपको। और इस रूल को काफी बच्चे नहीं जानते, इसलिए उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए HCN का एग्जांपल लिया। HCN के केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। इन दैट केस हाइड्रोजन पे +1 आएगा, तो कार्बन पे आएगा -1 इस बॉन्ड की वजह से। अब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस केस में नाइट्रोजन पे -3 आएगा और कार्बन पे +3 आएगा। ओवरऑल अगर आप कार्बन पे चार्ज देखोगे तो +3 -1 कितना होता है? +2। तो कार्बन पे चार्ज है +2।
इस चीज को समझिए। और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, यहां पर उस पे चार्ज है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी -3 हो गई। कार्बन पे +2 बनेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन अगर हम लोग HNC की बात करें, HNC में जो बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड बनता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। सब लोग गौर से देखो, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में एक डेटिव बॉन्ड है, और हमको यह भी पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। इन दैट केस डेटिव बॉन्ड की वजह से तो दोनों पे चार्ज 0-0 आएगा। लेकिन नीचे अगर आप ध्यान दोगे तो उसने कोवेलेंट बॉन्ड भी बना के रखे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड के केस में नाइट्रोजन के ऊपर आएगा -2। क्यों? क्योंकि 2 कोवेलेंट बॉन्ड है, आप चेक कर लो, ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाला तो डेटिव बॉन्ड है, इस केस में कार्बन पे +2 आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, इन दैट केस ये +1 आएगा और इस पे -1 आएगा। नाइट्रोजन पे अभी भी -3 ही है, कार्बन पे अभी भी +2 ही है, हाइड्रोजन पे अभी भी +1 ही है। लेकिन इसको बोलते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड, जो बच्चों को पता ही नहीं होता है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है फ्री PDF के। इसके अलावा एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या भला है? सो इस केस में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? अगर आपको कोई पूछे Fe3O4 में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सो इन दैट केस कैसे निकालोगे? हमारे पास 3 Fe है, एक Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, 4 हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होता है, -2 उसका ओवरऑल चार्ज होगा विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि Fe3O4 के केस में टोटल चार्ज जो है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कितना है, दैट इज 0। इन दैट केस अगर आप X की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी +8/3। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये एवरेज बता रही है कि एक Fe के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है एवरेजली। इस चीज को समझिए, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये फ्रैक्शन में होती है +8/3। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे एवरेज, अगर आप ध्यान से देखोगे कि Fe3O4 को बनाया कैसे जाता है, तो Fe3O4 एक्चुअली ये U बनता है, FeO + Fe2O3, ये बोलते हैं इसको Fe3O4, इसके कॉम्बाइंड स्टेट को। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से यहां पर दिमाग लगा रहे हो तो आप देखो एक Fe तो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, और 2 Fe यहां पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ओवरऑल एवरेज चार्ज निकालो, +2 +3 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, दैट इज +8/3 मेरे प्यारे बच्चों। सो फाइनली यहां पर इसको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट बताते हैं, इसको हम लोग एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो क्या होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट डिवाइडेड बाय ऑल एलिमेंट्स, 8/3 इसी तरह से आया। इसको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, तो घबराना नहीं है। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने हैं। तो यहां पर जैसे कि सबसे पहले कारोज एसिड H2SO5, आप इसका स्ट्रक्चर याद रखोगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसने 6 के 6 यूज कर लिए। कैसे? एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और 2 इसने डेटिव बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन को खुश करने के लिए। लुक एट इट, इसको कारोज एसिड बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो सल्फर ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज किए, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज किए, तो इसके ऊपर +6 चार्ज आएगा। आप खुद से दिमाग लगा लो। डेटिव बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस ऑक्सीजन पे भी -2 आएगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। इन दैट केस आपको चार्ज काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन मजे की बात, अगर मैं इन दोनों ऑक्सीजन की बात करूं, इन दैट केस दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे से तो इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगी। क्या ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगी? नहीं, दोनों तो सेम पावरफुल है। इन दैट केस ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो उस पर -1 चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आता है, इसका मतलब वो क्या होती है, पेरोक्साइड। तो इसका मतलब कारोज एसिड में एक पेरोक्साइड, एक ऑक्सीजन, यहां पर टोटल 2 ऑक्सीजन क्या है कारोज एसिड में, पेरोक्साइड में है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ये वाली भी इस ऑक्सीजन से नहीं खींच पाएगी, वो सिर्फ सल्फर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगी। सो कारोज एसिड में 2 ऑक्सीजन आपको पेरोक्साइड की फॉर्म में मिलती हैं, और यहां पर ये स्ट्रक्चर्स आपको मगअप करनी पड़ेंगी, विच इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आगे है हमारे पास कारोज एसिड का, ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, सल्फर के ऊपर +6 चार्ज होता है, सब मैंने आपको बता दिया। अगला है हमारे पास मार्शल एसिड H2S2O8। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, आपको स्ट्रक्चर्स याद रखनी पड़ेंगी, बहुत आसान है। सल्फर अगेन यहां पर क्या कर रहा है, जरा चेक करो। 2 सल्फर आपने लिए हैं, दोनों सल्फर वैसे ही बॉन्ड बना रहे हैं जैसे कि कारोज एसिड में। यहां पर 2 सल्फर है, यहां पर 2 ऑक्सीजन ऐसे जो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। इन दैट केस इस पे -1 चार्ज आएगा। सल्फर के ऊपर +6 आ रहा है अभी भी, जरा चेक कर लो। और
मजे की बात, बाकी जो ऑक्सीजन है उन पे माइनस का 2 चार्ज आता है। आप खुद से ही निकाल के देख लो, सारे रूल्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। सो इस तरह से मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, उसमें भी बीच में 2 ऑक्सीजन होते हैं। ओवरऑल सल्फर पे अभी भी प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। आगे देखिए अगला क्या है, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, पेरोक्साइड, मतलब CrO5। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, तितली के जैसी होती है। इसमें बीच में क्रोमियम है और चारों तरफ आपने ऑक्सीजन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड से है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसमें माइनस का 2 चार्ज आएगा ऊपर वाले पे कि 2 बॉन्ड बनाए, तो इस केस में क्रोमियम पे प्लस का 2 आएगा। लेकिन बाकी ऑक्सीजन आप देखो, क्या ये दोनों ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड में नहीं है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो ये माइनस का बनाएगा, क्योंकि क्रोमियम, इस केस में क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के लेके जाएगा? एक ऑक्सीजन, और वो एक ही इलेक्ट्रॉन खींच के लेके जाएगा, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन को उसका खुद का है। ये खुद का खींचेगा वो अलग बात है, उसका भी खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर माइनस का 1 चार्ज आ रहा है। तो इस केस में क्रोमियम पर इस बॉन्ड को लेके प्लस का 1, इस बॉन्ड को लेके प्लस का 1, इस बॉन्ड को लेके प्लस का 1 और इस बॉन्ड को लेके प्लस का 1। ओवरऑल क्रोमियम पे चार्ज कितना है जरा चेक करो, प्लस का 6। तो क्रोमियम पे प्लस का 6 चार्ज होता है और क्रोमियम पे प्लस का 6 ही हो सकता है। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो गलती करोगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है, लेकिन 5 में से आप देखोगे तो 4 ऑक्सीजन माइनस के 1 पर है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस के 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जो कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, जो आप देखोगे तो क्रोमियम के ऊपर प्लस का 6 आएगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड बॉन्ड में है। अगला हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में है CaOCl2। यहां पर कभी कभार पूछते हैं कि भैया ये क्लोरीन पे चार्ज कितना है, तो आपको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। Ca के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसमें एक Cl माइनस के 1 पर होता है और एक OCl होता है, ठीक है, जो माइनस के 1 पर होता है। मतलब OCl पे टोटल चार्ज माइनस का 1 है और एक Cl है जिसपे माइनस का 1 है। तो इस तरह से CaOCl2 का स्ट्रक्चर होता है। इन दैट केस अगर आप देखोगे तो एक क्लोरीन तो माइनस के 1 पर आ रही है, लेकिन ये वाली क्लोरीन पे जो चार्ज आ रहा है वो प्लस का 1 आ रहा है। चेक करके देख लो, क्योंकि ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2, क्लोरीन का आपको निकालना है x मान लो, विच इज इक्वल टू माइनस का 1। सो ओवरऑल x का वैल्यू कितना आ गया? प्लस का 1। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि ब्लीचिंग पाउडर में एक क्लोरीन माइनस के 1 पर होता है और एक क्लोरीन प्लस के 1 पर होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये उसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दिया, एक क्लोरीन माइनस के 1 पर और एक क्लोरीन प्लस के 1 पर है। अब आगे देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हमारे रूल्स खत्म हो गए, एक्सेप्शन केसेस भी खत्म हो गए। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं उसको जरा चेक कर लेते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में आपको क्या क्या बैलेंस करना होता है? पहले तो एटम बैलेंस करने होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, फिर चार्ज बैलेंस करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बैलेंस करना होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके 2 मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक तीसरा मेथड बताऊंगा जिसको मैं ए स्क्वायर मेथड के नाम से बोलता हूं, जिसको बोलते हैं अरविंद अरोड़ा मेथड। अरविंद अरोड़ा मेथड जो है, आपको ये क्वेश्चन 5-5, 10-10 सेकंड में भी आप बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों मेथड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अरविंद अरोड़ा मेथड मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है, मैंने घर पे नहीं बनाया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड को मिक्स करके बनाया है। और मजे की बात, यहां पर बैलेंसिंग में आपको बेसिक एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्टेप। सबसे पहले तो आप स्टेप नोट डाउन कर लो। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के स्टेप क्या हैं? तो पहला स्टेप ये कि कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करो, जैसे कि मैंने रूल बताए। एंड बैलेंस द एटम ऑफ द एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उस एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। मतलब ऐसे एटम जिनका ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो रहा है उनको आप बैलेंस करो। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है फाइंड आउट द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ऑफ द ऑल एलिमेंट्स, बैलेंस द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विद इलेक्ट्रॉन गेन। आपको क्या करना है? ओवरऑल आप क्या करोगे भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट को पता करो और उस ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करो, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने का तरीका क्या है? आप टोटल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो। मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे और भी आसान हो जाएगा। तीसरा क्या है? बैलेंस द चार्ज यूजिंग। देखिए, अगर एसिडिक मीडियम है तो चार्ज को बैलेंस करोगे H+ से, और बेसिक मीडियम है तो चार्ज को बैलेंस करोगे OH- से। आप टेंशन मत लो, ये इतना आसान काम है जिसकी कोई हद नहीं है। अब यहां पर आगे क्या चीज बैलेंस करनी है? फिर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑल्टरनेट ऑफ स्टेप 3 क्या कर सकते हो? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है अगर आपको, H+ से बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अगर आपको, तो H2O से बैलेंस कर लो। बेसिक मीडियम अगर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो H2O से बैलेंस कर लो, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो आप यहां पर OH- से बैलेंस कर लो, या फिर H2O से बैलेंस कर लो। ये मैं आपको करके दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आते हैं। बाकी आप ये इतने सारे स्टेप की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ए स्क्वायर मेथड बताऊंगा जो इतना मजेदार है, जितने आसानी से सोल्व हो जाता है, हालांकि मैंने पहले करवाया भी है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया ये वाला,
अगर मुझे मेरे ए स्क्वायर मेथड को लगाना होता, जो कि दोनों मेथड से मिक्स करके मैंने बनाया है, तो उससे इतनी आसान चीजें हैं जो कि हद नहीं है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबका ये देखो Fe+2 के MnO4 माइनस से रिएक्ट कर रहा है और Fe+3 और Mn+2 बना रहा है और एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जो चार्ज है वही होगा। Mn का ऑक्सीडेशन +7 है, ठीक है, और यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जो चार्ज है वही, और Mn का ऑक्सीडेशन +2 है। तो आपको पता लग गया कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है एटम बैलेंस करो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है। मैं इस स्टेप्स को मैं यहां लिख देता हूं जिससे आपको क्लैरिफिकेशन मिलते रहेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है कि भैया आप एटम बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। इस केस में अगर आप देखोगे Fe+2 से +3 पे जा रहा है, तो आप यहां पर इस तरह से एक यूं लाइन लगा लिया करो, यूं कि भैया ये +2 से +3 पे जा रहा है, इसका मतलब इसका तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन मालूम पड़ गया। अनफॉर्चुनेटली Fe बैलेंस है क्योंकि Fe राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 1 1 ही है। अब हम बात करते हैं Mn की। Mn यहां पर जरा देखो रिडक्शन हो रहा है, Mn का हो रहा है रिडक्शन, और फॉर्चुनेटली Mn लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक ही है। तो आपको उसी एटम को बैलेंस करना है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। बैलेंस करने के बाद आपको क्या करना है जरा चेक करो, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर जब आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता कर लिया और एटम बैलेंस कर लिए, उसके बाद आप ओवरऑल चेक करो कि कितना ऑक्सीडेशन कितना रिडक्शन हो रहा है, कितना हो रहा है, ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, जरा चेक करो। Fe+2 से +3 पे चला गया तो 1 से बढ़ोतरी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट में, 1 से ही तो बढ़ा, +2 से +3 पे जा रहा है। अगर कोई चीज +2 से +3 पे जा रही है वो कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 1 से तो बढ़ रहा है। अच्छा, रिडक्शन कितना हो रहा है जरा चेक करो। रिडक्शन में +7 से +2 पे जा रहा है। अगर कोई चीज +7 से +2 पे जा रही है तो कितना घट रही है, 5 से घट रही है। सिंपल सी बात है। यहां पर ये 1 से बढ़ रहा है मेरा भाई, और यहां पर ये 5 से घट रहा है मेरा भाई। इसी को आपको बैलेंस करना है। तो इसका मतलब सेकंड स्टेप क्या हो गया, आपको बैलेंस करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, ओवरऑल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। बैलेंस द ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ये स्क्वायर मेथड है जो कि बहुत मजेदार है, जो कि इतना आसान बना देगा। तो आप इसको बैलेंस करो, कैसे करोगे, देखो मजे की बात, यहां पर ये 1 से बढ़ रहा है, ये 5 से घट रहा है, तो इसको बैलेंस करो। बढ़ना और घटना बराबर होना चाहिए। बढ़ने का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, घटने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि रिडॉक्स रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए उतने इलेक्ट्रॉन लिए जाने चाहिए। इस केस में आप इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई यहां से 1 ही बढ़ रहा था ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से बढ़ने लग जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर क्या बन गया, 5 Fe+2, ठीक है, और प्लस में आपको क्या दे दिया, MnO4 माइनस, ये वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई दोनों जगह करोगे। यहां पर 5 Fe+3, बहुत आसान है, चेक करिएगा, और साथ में आपको क्या मिल गया, Mn+2। अब आप देखो कि बढ़ना और घटना बराबर हो गया, क्योंकि अब 5 Fe हैं जो कि 1 नहीं, अब 5 से बढ़ेंगे। पहले एक Fe+2 था जो एक ही Fe+3 में जा रहा था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। 5 Fe+2 अगर 5 Fe+3 में जाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और वही 5 इलेक्ट्रॉन MnO4 गेन कर लेगा। दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करना होता है, आपको सिंपली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड चार्ज को बैलेंस करना होता है। और मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, एसिडिक मीडियम में सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस करो। एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन और चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 4, राइट हैंड साइड में तो 1 भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करोगे। इट्स रियली वेरी सिंपल। एसिडिक मीडियम में वाटर का, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का यूज करोगे, कर लिया। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 1 भी नहीं है। राइट हैंड साइड में कितना है, 8। तो ये लो हाइड्रोजन मैंने यहां पर H+ की फॉर्म में लगा दिया। अब आप देखो बैलेंस हो गया, चार्ज अपने आप, चार्ज अपने आप बैलेंस है, और ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चार्ज बैलेंस है कैसे भाई, यहां पर टोटल चार्ज कितना है, 10 तो है प्लस का, ठीक है, और 8 भी है प्लस का, और 1 है माइनस का। तो कितना हो गया, यहां पर प्लस का 17 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना है, 5 3 15, प्लस का 15, और ये कितना है, प्लस का 2 17। अब आप देखो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसको बोलते हैं यहां पर अरविंद अरोड़ा मेथड, जो कि एक ही लाइन में आप सोल्व कर सकते हो। दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले आप एटम बैलेंस करोगे, फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को बैलेंस करोगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की ऊंच नीच को बैलेंस कर लो, जितना ऊपर उठा उतना ही नीचे आना चाहिए, बराबर कर दो। उसके बाद आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और चार्ज को कैसे बैलेंस करोगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में इसका ध्यान रखोगे, बहुत आसान काम है। अब हम चलते हैं आगे। बैलेंसिंग आपको कैसे करनी थी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको वैसे करके दिखा दिया है। मैं आप यहां स्पीडली चलूंगा, तो ये सारे के सारे यहां पर अप्लाई किए गए हैं। लंबी लंबी स्लाइड्स में कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको इसको बैलेंस करके दिखाई दिया है।
तरीका हमने देख लिया, कैसे बैलेंस करते हैं वो हमने चेक कर लिया। तो ये सारी चीजें इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और इसको बैलेंस करते जाओ। आप खुद से देखना, लास्ट में ये देखो जो हमने किया वही आंसर आ रहा है। 5 का Fe+2 आ रहा है, Mn पे +1 है, 8H+ है, 5 का Fe+3 है, 1 Mn है और 4H2 है, वही चीज आ गई। तो हमको इतना लंबा प्रोसेस यूज करने की जरूरत क्या है? तो इसलिए आप स्टेप ध्यान रखो, वो आपकी बोर्ड के लिए, लेकिन जेई में जरूरत नहीं है। जेई में आप अरविंद अरोड़ा मेथड लगाओ या फिर नीट के अंदर भी अरविंद अरोड़ा मेथड लगाओ, आपका काम हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। मान लो कि अब आपको हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करना है, तो स्टेप पता होना चाहिए। स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले आप हाफ रिएक्शन को सेपरेट कर लो। जो हाफ रिएक्शन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन अलग और रिडक्शन वाली रिएक्शन अलग। फिर आप क्या करो? बैलेंस करो एटम को जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद बैलेंस करो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को यूजिंग H2O और H+ and OH- डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम। वही काम करा रहे हैं, बस आपको सेपरेट करके करना है, सिंपल सी बात है। स्टेप 2 क्या है? बैलेंस द चार्ज बाय मार्किंग लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वही सेम काम करा रहे हैं लेकिन अलग अलग इक्वेशन लिख के करवा रहे हैं। हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को अलग लिखो, हाफ रिडक्शन रिएक्शन को अलग लिखो और अलग अलग वो काम करो जो आपने एक साथ किया था। तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना जब हमारे पास है अरविंद अरोड़ा मेथड। तो ये स्टेप याद रख लो, बहुत है, वही सेम काम करना है अलग 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 करके। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या है? कंबाइन दी हाफ रिएक्शन। पहले अलग अलग करो फिर वापस से जोड़ो। इतना टाइम हमारे पास खोटी करने को किधर है? तो ये सब पागल बनाते हैं, जरूरत ही नहीं है। और आप बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के देखिए, वही सेम चीज यहां पर बैलेंस की गई है, मैनेज की गई है। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? H+ से। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करोगे? H2O से। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करोगे? H2। तो आप OH- भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल इनको बैलेंस से मतलब होता है स्टेप आपको यूज खुद से करने भी आने चाहिए। जैसे कि मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, अब मैं यहां पर A² मेथड लगाता हूं। मैं बता देता हूं अरविंद अरोड़ा का जो मेथड है वो दोनों मेथड को मिक्स करके बनाया है, एक ऐसा मेथड जो आपका समय बचाएगा। तो अब देखो, अगर इसी रिएक्शन को अरविंद अरोड़ा मेथड से बैलेंस करना हो तो क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करोगे? पहचानो। सबसे पहला काम है पहचानो कि कौन से एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और उसको बैलेंस करो। यही कहानी है। तो चलो करके देखते हैं अरविंद अरोड़ा मेथड अप्लाई होता है कि नहीं होता, जरा चेक करो। तो देखो यहां पर सीन क्या है। सबसे पहले तो सल्फर को अगर आप देखोगे तो यहां पर देखिए, ओवरऑल मैं रिएक्शन को दोबारा लिख देता हूं। ये रिएक्शन कुछ ऐसी है, S2O3 और यहां पर है -2, ठीक है। और प्लस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल यहां पर क्या बन रहा है? I2 से उसका रिएक्शन आपने करवाया, फाइनली ये कन्वर्ट हो रहा है S4O6 -K2 पे, और प्लस में यहां पर मिल रहा है आपको I-। इसको बैलेंस करने को बोल रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन को अपन छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर है +2, निकाल के देख लो, बहुत आसान है। +2 से किधर जा रहा है? +2.5 से जा रहा है। एवरेज निकालोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे निकाला? अगर मान लो H2O3 के केस में यहां पर -2 लिखा हुआ है, H2O3 केस में माइनस, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो कैसे निकालोगे? 2 सल्फर है, एक सल्फर का X मान लो, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, विच इज इक्वल टू -2। X की वैल्यू निकालो, 2 आएगी। आता है समझ में? सेम काम आप S4O6 -2 से भी कर सकते हो। मतलब +2 से +2.5 पे जा रहा है। अब आपको मिल गया कि भैया यहां पर ये देखिए सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, लिख लो सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सबको समझ में आता है? इसी तरह से आयोडीन को चेक करो। आयोडीन यहां पर 0 है, 0 से -1 पर जा रहा है, इसका मतलब आयोडीन का हो रहा है रिडक्शन। तो आप लिख लो भैया किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर हमने पहचान लिया। अब पहचानने के बाद क्या करो? एटम बैलेंस करो। करो बैलेंस एटम। सबसे पहला काम क्या है? पहचानने के बाद एटम को बैलेंस करना है। तो सल्फर यहां पर 2 है, वहां 4 है, तो आप क्या करोगे? यहां 2 नहीं लगाओगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? सही बात है, सल्फर बैलेंस हो गए। सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर एक तरफ तो 2 ही है, दूसरी तरफ 4 है, तो बैलेंस करोगे। इसी तरह से आयोडीन एक तरफ 2 है, दूसरी तरफ तो 1 ही है, तो यहां भी 2 लगाओगे। तो पहले तो बैलेंसिंग एटम की करोगे। एटम वो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, पहले उसको बैलेंस करो, पहला काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना है? ओवरऑल ऊंच नीच को बराबर करो, जितना ऊपर उतना नीचे होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कर लो, जितना ऊपर होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए। करो। अब यहां पर +2 से +2.5 पे जा रहा है, सही बात है। +2 से +2.5 पर एक सल्फर जा रहा है। आपके पास सल्फर कितनी है? 4, यानी कि एक सल्फर के ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना आ रहा है? 0.5। तो 4 सल्फर में कितना आएगा? 2 का। दिमाग लगाओ, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 सल्फर है मेरे प्यारे बच्चों। एक सल्फर +2 से जा रही है किधर? +2.5 तक, सही है। तो एक सल्फर में तो 0.5 का चेंज आ रहा है। 4 सल्फर है आपके पास, चेक करो यहां पर सल्फर कितनी है? 4 सल्फर के हिसाब से 2 का चेंज आ रहा है, 2 का इंक्रीमेंट।
आ गया सबको समझ में? अब आयोडीन का केस ले लेते हैं। अब आयोडीन का सीन क्या है? देखिए आयोडीन का सीन कुछ ऐसा है कि एक आयोडीन जो है 0 से कहां जा रही है, -2 पे, पर आयोडीन तो 2 है आपके पास, तो इसका मतलब 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है। जरा चेक करो, एक आयोडीन 0 से -1 पर जा रही है, तो कितने का चेंज आ रहा है? 1, लेकिन आयोडीन तो 2 है, इसका मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ फॉर्चुनेटली वैसे ही बैलेंस है। अब फॉर्चुनेटली बैलेंस में हमारा काम हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन देखो बैलेंस है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, चार्ज भी बैलेंस है, तो आपका काम हो गया, बात ही खत्म हो गई। तो ये बैलेंस हो चुकी है। अगर आप दिमाग लगाओ तो अरविंद अरोड़ा मेथड से आपने बिना कुछ हींग लगे ना फिटकरी, बैलेंस हो गया छिटकरी। पता नहीं क्या बोला मैंने, पर बैलेंस हो गया। आता है सबको समझ में? सो इस तरह से हो गया है ये बैलेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, अरविंद अरोड़ा मेथड बड़ा आसान है, दिमाग लगाओगे तो कुछ भी नहीं है। इनको डिटेलिंग में बता चुका हूं। सबसे पहले एटम फाइंड आउट करो और उन एटम को बैलेंस करो। उसके बाद आप क्या करोगे, ऊंच नीच को बैलेंस करो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करो। फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और चार्ज को बैलेंस करोगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप H2O का सहारा लो एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का सहारा लो, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सबको मजे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये सिंपल सा काम करना है, इसके लिए 10 मेथड लगाओ, क्या मतलब है? अरविंद अरोड़ा जिंदाबाद। ठीक है, बस यहां पर काम हो गया। अब आप देखो फाइनल स्टेप में आपको दिखाई देता हूं, ये इसका मैंने आपको PDF प्रोवाइड कर दिया, आप ले लेना। एक एक स्टेप में बैलेंस किया हुआ है, कुछ नहीं है, वही काम किया है, इतना लंबा सारा जो मैंने एक ही लाइन में कर दिया। तो अपने को क्या जरूरत है फालतू के 3 स्टेप में 4 स्टेप लगाने के लिए? अब आप देखो क्या ये बैलेंस नहीं है? बोलता है फाइनली अप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा, तो हमें क्या लेना देना, काय को टाइम खोटी करने को। सो फाइनली यहाँ पर देखो ट्वाइस ऑफ H2O3 - 2 आयोडीन है, यहाँ पर H4O6 - 2 और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ I, सही सेम चीज निकाल दी उसने। तो यहाँ पर एटम, चार्ज, सब कुछ तो बैलेंस है, तो अपने को लेना देना क्या है? तो इस तरह से आपको बैलेंस करना होता है। अब मजे की बात, आपको डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे दें तो उसको कैसे बैलेंस करोगे? तो सबसे पहले तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं किसको है? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन होता है और सेम ही एटम का रिडक्शन होता है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, चलो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। मतलब यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन कन्वर्ट हो रही है ClO- में और प्लस में Cl- में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसको एल्कली मीडियम में आपको सोल्व करना है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो एल्कली मीडियम का अपन एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहले तो इसको डिसप्रपोर्शनेशन क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन क्योंकि सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो रहा है। चेक करो, यहां पर क्लोरीन 0 पर है, 0 से जा रही है कितने पर, जरा चेक करो, +1 पर। इस पर्टिकुलर केस में 0 से +1 पर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब यहां तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही है। और 0 से नीचे वाले केस में जा रही है -1 पर, इसका मतलब यहां पर हो रहा है रिडक्शन। तो सेम ही एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम ही एटम का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे केस में बैलेंसिंग कैसे करोगे ना, दिमाग बड़ा आसान तरीके से लगाना। मतलब इसको भी बोलते हैं, मैं जो करा रहा हूं उसको बोलते हैं अरविंद अरोड़ा मेथड। उसमें आप क्या करो ना, सबसे पहले जो रिएक्टेंट की तरफ दे रखा है जिसमें एक का ही ऑक्सीडेशन और एक का ही रिडक्शन हो रहा है, उसका क्लोन पैदा करो। क्लोन का मतलब भाई भाई। मान लो मैंने यहां पर 2 क्लोरीन इस तरह से लिख दिया है, तो क्लोरीन ही उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऐसा कर लो। या फिर एक और तरीका है, चलो मैं आपको नया तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो अपने को पता लग गया कि भैया ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, उसको बैलेंस कर लो। चलो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लोरीन का ही हो रहा है तो उसको बैलेंस कर लो। फॉर्चुनेटली राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ही क्लोरीन है। चेक करो, यहां पर भी क्लोरीन 2 है, जबकि यहां पर भी 1 और 1 2 ही क्लोरीन है, तो क्लोरीन तो बैलेंस है। अब आप इस क्लोरीन को तोड़ो 2 पार्ट में। कैसे तोड़ोगे? यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक क्लोरीन की 1 है, तो इसको तोड़ दो 2 पार्ट में। क्या लिखोगे? हाफ क्लोरीन। जरा चेक करो, ये ऐसे नहीं लिख सकता मैं इसको, हाफ क्लोरीन प्लस हाफ क्लोरीन। अब ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि मैं वही मेथड जो A² का थोड़ी देर पहले लगा के आया था उसको ही दोबारा लगा दूं। मैंने इनके क्लोन पैदा कर दिए, मतलब मेरे को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग देखना है। देख लिया, ये लो। इससे आसान क्या होगा? ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा और इसको अरविंद अरोड़ा मेथड बोलते हैं। फाइनली एक क्लोरीन, मैंने सबसे पहला काम क्या किया? मैंने सबसे पहला काम उस एटम को बैलेंस किया जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। फिर डिसप्रपोर्शन में एक एक्स्ट्रा काम करना होता है। आप क्या करो, उसको 2 पार्ट में तोड़ दो जिससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग देख सको। क्यों? जरा चेक करो यहां पर मैंने क्या किया। ये तो मैंने ले लिया सीधे सीधे ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन, और ये मैंने ले ली सीधे सीधे रिडक्शन वाली रिएक्शन। बात खत्म हो गई। तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, मैंने अलग अलग ले ली। बस ये काम, बाकी सारा काम सेम है। जब मैंने अलग अलग बना लिया इसको तो सेम काम करो। अब एटम बैलेंस करने के बाद ऊंच और नीच को बराबर कर लो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को इक्वल कर लो। अब आप देखो यहां पर एक क्लोरीन 0 पर है, 0 से जा रहा है कितने पर? +1 पर। तो एक क्लोरीन में चेंज कितने का आ रहा है? एक क्लोरीन में 1 का चेंज आ रहा है। 0 से कोई +1 पर जाएगा तो 1 ही का चेंज आएगा।
अब टोटल क्लोरीन है कितने, एक ही क्लोरीन है, तो यहां पर ओवरऑल एक का ही चेंज आ रहा है, एक का इंक्रीमेंट आ रहा है। क्लोरीन चेक करो ना, हाफ लगा हुआ, हाफ ऑफ 2 का मतलब क्या होता है, एक ही क्लोरीन हुआ, तो यहां पर टोटल एक का चेंज आ रहा है। बताइए कि भैया सबको समझ में आ गया क्या, या दोबारा समझाऊं? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप ध्यान से समझे हो तो इट्स रियली वेरी सिंपल। मैंने यहां पर इसके 1 को हाफ हाफ में लिख दिया, हाफ इधर हाफ इधर। अब हाफ ऑफ Cl2 का मतलब क्या होता है, एक ही क्लोरीन का एटम है। हाफ Cl2 का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ कि हाफ Cl2 का मतलब क्या होता है। हाफ Cl2 का मतलब ओनली 1 एटम ऑफ क्लोरीन, यही मतलब होता है। अब रिडक्शन के ऊपर चेक करो, रिडक्शन में एक क्लोरीन 0 से किधर जा रहा है, -1 पर, है ना, और ओवरऑल चेंज कितने का आ रहा है, एक का डिक्रीमेंट। अब मजे की बात, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो बराबर है, और जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बराबर है तो हमारा काम हो गया, ऊंच नीच बराबर कर ली। अब आप बेसिक मीडियम में बैठे हो, आपको सिर्फ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और चार्ज बैलेंस करना है। अब आप मेरी एक चीज गांठ बांध लो, अगर आप एल्कली मीडियम में काम कर रहे हो तो सबसे पहले देखो, अगर एसिडिक मीडियम में काम कर रहे हो, एसिड मीडियम में काम कर रहे हो तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अगर आप बेसिक मीडियम में काम कर रहे हो, बेसिक में, तो लाइनअप कर लो, पहले आप चार्ज को बैलेंस करोगे। अब चार्ज को बैलेंस करोगे किससे, चार्ज को बैलेंस आप OH- से करोगे। यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते थे, H2O से। चार्ज को बैलेंस आप OH- से करोगे। चार्ज के बाद आप किसी को भी ले लो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, वो करोगे H2O से, ठीक है, और फिर अपने आप हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, चिंता करनी नहीं है आपको। यहां पर यही बोलता हूं कि यहां पर एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे H2O से, चार्ज, और हाइड्रोजन को H+ से, चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है। बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करोगे सबसे पहले, तो क्योंकि आपको बेसिक मीडियम में सोल्व करना है तो चार्ज को बैलेंस करो। तो देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरऑल अब ये निकल के आ रहा है, हाफ क्लोरीन और हाफ क्लोरीन कितना होता है, एक ही क्लोरीन होता है, और एक क्लोरीन अभी किस में कन्वर्ट हो रही है, ClO- और प्लस में किस में कन्वर्ट हो रही है, Cl-। सारी चीजें तो बैलेंस है, मतलब ओवरऑल उसी चीज को लिख लिया आपने। अब इसको अप्लाई कर सकते हो आप किसी में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो यहां पर क्या बैलेंस करोगे, चार्ज, तो चार्ज लेफ्ट हैंड साइड में -2 है, तो राइट हैंड साइड में क्या लगाओगे, 2OH लगाओगे, ये लो OH- से चार्ज बैलेंस कर दिया। अब आप चार्ज के बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस करोगे वाटर से, ऑक्सीजन कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही ऑक्सीजन है, तो आप क्या करोगे, यहां पर एक H2O लगा दूं। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गए, तो आपकी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इट्स रियली वेरी सिंपल, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैं तो इन क्वेश्चन को सच्ची बता रहा हूं, मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड में बैलेंस कर देता हूं रेडॉक्स रिएक्शन को। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपकी बैलेंस कर लो, ठीक है। सो फाइनली यहां पर आंसर आ चुका है, सिंपल तरीका है डिस्प्रपोर्शनेशन में, ठीक है। आप एक एग्जांपल घर पे भी ट्राई करके देखना, मैं ऊपर आपको एक एग्जांपल दे देता हूं जिसको आपको ट्राई करना है घर पे। जैसे कि P4 इज कन्वर्टेड इनटू PH3, ठीक है, और साथ में H2PO2-, H2PO2-, इसको घर पे इसी मेथड से ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे, एटम बैलेंस करो। एटम बैलेंस करने के बाद आप ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अलग अलग P4 को इस तरह से तोड़ो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग दिखने लगे। उसके बाद आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया उसको बैलेंस करो। उसके बाद बेसिक मीडियम, आपको ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में सोल्व करनी है, ध्यान रखना डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ज्यादातर बेसिक में होती है, तो बेसिक मीडियम में सोल्व करनी है तो आपको सबसे पहले चार्ज बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको चलना है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अगला वाला टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। रिडॉक्स रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग Z फैक्टर, N फैक्टर से, इसको Z फैक्टर भी कहते हैं, हम लोग इसको N फैक्टर कहते हैं। अगर आपको N फैक्टर निकालनी आती है तो आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनली एन फैक्टर। एन फैक्टर का डिफाइन किया गया है। एन फैक्टर का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब आप सारा खेल तो है वो एन फैक्टर का है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय Z यानी कि एन फैक्टर। अब यहां पर जरा चेक करो हम लोग, जैसे कि KMnO4 के केस में इक्विवेलेंट वेट, K2Cr2O7 के केस में इक्विवेलेंट वेट, H2C2O4 के केस में, H2O2 के केस में, Na2SO H2O3 के केस में हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल के देखते हैं। तो आप जरा चेक करो इसको कैसे निकालेंगे, इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। मान लो KMnO4, तो आपको पता होना चाहिए कि KMnO4 की खास बात होती है कि KMnO4 जो है एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बताइए कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या फिर गेन किए, तो यहां पर इसने किए इलेक्ट्रॉन गेन, और वो भी कितने, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्यों, क्योंकि Mn यहां पर +7 पर है, +7 से +2 पर जा रहा है। और फाइनली इसने, ये आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखो MnO4- इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2।
चाहो तो बैलेंस कर लेना, कोई जरूरी नहीं है एसिडिक मीडियम में। तो इस केस में इसका एन फैक्टर कितना होगा 5, क्यों? क्योंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। फाइनली अगर मैं इसका बोलूं चलो इसका इक्विवेलेंट मास निकाल के बताओ, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? इसका इक्विवेलेंट मास निकलेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो जो भी मोलर मास होता है KMnO4 का होता है 158, उसको 5 से डिवाइड करोगे। इस तरह से ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन लिए गए। आपको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस करके, नहीं तो आप सीधे याद रखो, ये आपको बहुत काम देगा। यानी कि KMnO4 की बात करें बेसिक मीडियम में, तो KMnO4 की बेसिक मीडियम में कहानी क्या होती है कि MnO4 माइनस जो है बेसिकली, ठीक है, वीक एल्कली, न्यूट्रल और वीक एल्कली की मैं बात कर रहे हैं सबसे पहले। न्यूट्रल और वीक एल्कली, वीक एल्कली का मतलब वीक बेसिक, या तो मीडियम न्यूट्रल हो या फिर वीक एल्कली हो। उस केस में MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है Mn+2 में। अब ये आपको कैसे पता लगा? MnO2 में। सो यहां पर ये पता कैसे लगा? ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा। 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, जबकि एसिडिक मीडियम में Mn+2 में कन्वर्ट होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह +7 से किधर जा रहा है? +4 के ऊपर। तो टोटल चेंज कितने आ रहा है? +7 से +3 +4 में जा रहा है, तो 3 का चेंज आ रहा है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, तो 3 इसका एन फैक्टर है। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? दैट इज मोलर मास, उसको डिवाइड करोगे 3 से। इट्स रियली वेरी सिंपल। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्गली एल्कली मीडियम। स्ट्रॉन्गली एल्कली मीडियम में आप ध्यान रखिएगा कि MnO4 माइनस जो है, यानी KMnO4 स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में कन्वर्ट होता है MnO4-2 में। MnO4 माइनस MnO4 -2 में कन्वर्ट होता है, एक्सपेरिमेंटली पता लगा। इन दैट केस अगर आप देखोगे तो +7 से किधर जा रहा है? +6 पर। एक का ही चेंज आ रहा है। इसका मतलब इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको ध्यान रखना है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में 1 इलेक्ट्रॉन। याद कैसे रखोगे? चलो मैं याद करने का तरीका बताता हूं। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में 1, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में 5 और न्यूट्रल मीडियम में 3। बैन तो समझते हो, मैं तुम्हें बैन कर दिया, तुमने हमें बैन कर दिया, इंडिया को पाकिस्तान ने बैन कर दिया, पाकिस्तान ने इंडिया को बैन कर दिया, ऐसा आता है ना। तो बैन से याद रखो, बैन 153, बेसिक मीडियम 1, एसिडिक मीडियम 5, न्यूट्रल मीडियम 3, 153। ये याद रख लो, हो गया अपना काम। सिंपल इस तरीके से याद करते हैं ना। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अब हम K2Cr2O7 का याद रखो। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और वो Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब Cr+3 में कन्वर्ट होता है तो जरा सोचो इसका एन फैक्टर कितना होगा। एन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? K2Cr2O7 यानी कि Cr2O7-2 इज कन्वर्टेड इनटू Cr+3। सो इन दैट केस एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर पर मॉलिक्यूल निकलता है, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मॉलिक्यूल। एन फैक्टर आपको निकाला जाता है पर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल में कितना चेंज आ रहा है। तो इस केस में अगर आप ध्यान देखोगे तो 2 क्रोमियम जो है +12 से, ध्यान से देखना, 2 क्रोमियम +12 पर है, तो 1 क्रोमियम कितने पर है? +6 पर। +6 से कितने पर जा रहा है? +3 पर। तो टोटल 3 का चेंज आ रहा है। लेकिन बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये तो 1 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम 3 से घट रहा है, तो यहां पर तो पूरे मॉलिक्यूल में क्रोमियम कितने दे रखे हैं? K2Cr2O7 में 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम +6 से +3 पर जा रहा है, तो 2 क्रोमियम में कितने का चेंज आएगा? ओवरऑल 6 का। ये बच्चे भूल जाते हैं, एन फैक्टर इसका 6 आएगा। एन फैक्टर पर मॉलिक्यूल निकलता है, पूरे मॉलिक्यूल में कितना है? K2Cr2O7 के केस में अगर आप देखोगे एसिडिक मीडियम में ये पूरा का पूरा Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। सो इन दैट केस 2 क्रोमियम के रिस्पेक्ट में ओवरऑल 6 का चेंज आ रहा है, प्लस का 6 का चेंज आ रहा है। सो इन दैट केस एन फैक्टर इसका 6 होगा। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन जो है उसने लिए हैं। अब हम चलते हैं अगला केस, H2C2O4, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड मजे की बात ये होती है कि एसिडिक मीडियम में CO2 में कन्वर्ट होता है, बड़ा कॉमन है। यानी कि H2C2O4 CO2 में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल एन फैक्टर इसका 2 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो प्लस के कितने पर है? 3 पर। काउंट कर लो, प्लस के 3 से प्लस के 4 पर जा रहा है, तो 1 का चेंज आ रहा है, 1 कार्बन पर। कार्बन तो 2 है, तो 2 के हिसाब से 2 का चेंज आएगा, तो एन फैक्टर कितना होगा? 2। सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप याद रखो, ये चीजें याद रखने वाली हैं। H2C2O4 is converted into CO2 in the case of acidic medium. Now this is really very interesting. एन फैक्टर इसका 2 होता है, बड़ा कॉमन है। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो। इसका एन फैक्टर निकालने का तरीका है कितने हाइड्रोजन दे सकता है? 2, तो 2 होता है। लेकिन बेसिक मीडियम की बात करें तब भी इसका एन फैक्टर 2 ही होता है। इस केस में आप बेसिक मीडियम में कैसे लिखते हो? C2O4-2 is converted into CO2। इस केस में भी यहां पर 2 ही आएगा। अब हम चलते हैं आगे। अगला क्या है? H2O2। H2O2 का भी एन फैक्टर 2 ही होता है। क्यों? इन दैट केस H2O2 हमेशा O2 में कन्वर्ट होता है। इन द केस ऑफ एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में H2O2 O2 में कन्वर्ट होता है। आप खुद ही देख लो, -1 से 0 पर जा रहा है, 2 ऑक्सीजन में 2 का चेंज आएगा, तो 2 ही होगा एन फैक्टर। H2O2 का एन फैक्टर हमेशा 2 होगा, तक चाहे आप कोई भी ले लो, एसिडिक मीडियम ले लो, चाहे बेसिक मीडियम ले लो, आपकी जो मर्जी हो ले लो। सो फाइनली यहां पर बेसिक मीडियम लोगे तो भी 2 ही आएगा।
यानी कि H2O2 बेसिक मीडियम में O2 कन्वर्ट होता है, फिर भी एन फैक्टर में उतना ही चेंज आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फाइनली यहां पर Na2H2O3 की अगर हम लोग बात करें, इन दैट केस यहां पर जो सल्फर आपको दिखाई दे रहा है वो प्लस के 2 पर है, यानी कि H2O3-2 भी इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। Na2 को हटा दो, आयन बन जाएगा, तो H2O3-2 आप ध्यान रखिएगा, H2O3-2 जिसको हम लोग यहां पर हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, Na2 आएगा यहां पे, हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं। इन दैट केस H2O3-2 किस में कन्वर्ट होता है? H2O3-2 इज कन्वर्टेड इनटू S4O6-2। ये बड़ी कॉमन चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इट्स रियली वेरी सिंपल। इन दैट केस अभी हमने क्वेश्चन भी किया था, ये +2 से कितने पर जा रही है? प्लस के 2.5 पर। चेक करो, ये प्लस के 2 से प्लस के 2.5 पर जा रही है। ओवरऑल सल्फर कितने हैं? यहां पर बच्चों से गलती हो जाती है। इन दैट केस एन फैक्टर कितना निकलेगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सल्फर प्लस के 2 से प्लस के 2.5 पर जा रहा है, तो 0.5 का चेंज आ रहा है, लेकिन सल्फर तो यहां पर 4 है ना मेरे प्यारे बच्चों, 4 के हिसाब से तो 2 का चेंज आएगा ना। ये भूल जाते हैं बच्चे। अरे आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखा करो, यहां पर तो 4 है ना, तो इसलिए तो आपने बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगाया। सो इन दैट केस मैं आपको कह रहा हूं कि एन फैक्टर यहां पर कितना होगा। इट्स रियली, ध्यान से देखना, इट्स रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट साइड में आपके पास ओवरऑल, ये देखो मैं दोबारा समझा देता हूं, जिसको अगर समझ में नहीं आया मैं इसको दोबारा से रब करता हूं। अगर आप रिएक्टेंट साइड में देखोगे तो एन फैक्टर अलग आएगा, प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो एन फैक्टर अलग आएगा। मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं कैसे। मान लो कि आपको पूछा कि H2O3-2 का क्या बताओ इक्विवेलेंट मास, ठीक है, तो वो क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर इस केस में कितना आ रहा है जरा चेक करो। एन फैक्टर यहां पर एक सल्फर जो है बेसिकली कितने पर, 2 से प्लस के 2 से कितने पर जा रहा है? प्लस के 2.5 पर। तो एक सल्फर में चेंज आ रहा है 0.5 का। यहां पर सल्फर कितने इस मॉलिक्यूल में? मॉलिक्यूल की बात करो, सल्फर कितने इस मॉलिक्यूल में? Na2H2O3 के अंदर टोटल 2 ही सल्फर है, तो 2 के हिसाब से कितने का चेंज आया? 1 का। यहां पर एन फैक्टर 1 होगा। मैं प्रोडक्ट साइड की बात कर रहा हूं, जहां पर 2 होगा, इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए अलग से बता रहा हूं। तो H2O3 का इक्विवेलेंट मास कितना निकलेगा? मोलर मास डिवाइड बाय 1 ओनली, क्योंकि एन फैक्टर इसका 1 है। लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप देखोगे तो 4 सल्फर है। अगर एक सल्फर में चेंज देखोगे तो 0.5 का आ रहा है, तो 4 सल्फर में चेंज कितने का आएगा? 2 का टोटल। तो इस केस में एन फैक्टर यहां पर 2 होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एन फैक्टर चेंज हो जाता है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल क्या है, और आपको मॉलिक्यूल देखना है, आपको बैलेंसिंग नहीं देखनी। यही खास बात है एन फैक्टर की, ये ध्यान रखना। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो फाइनली वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर ओवरऑल यहां पर जरा गौर से चेक कर लो। मैंने आपको वैसे बता दिया है, वैलेंसी फैक्टर या फिर एन फैक्टर किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसको बोलते हैं, या फिर टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज पर मॉलिक्यूल। लुक एट इट, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज आया, मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में देखना है, स्टोइकियोमेट्री में अकाउंट नहीं करनी है। सो एग्जाम्पल के तौर पे KMnO4 का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आता है। तो इस तरह से आपको आंसर निकालना होता है। सो फाइनली गाइस, हमने रेडॉक्स रिएक्शन भी ओवरऑल खत्म कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जो आप डाउनलोड कर लीजिए। हम आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं बता रहा आपको, चलो मैंने सोचा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आप मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री के नाम से। इफ यू आर फॉलोइंग टिकटॉक, तो टिकटॉक में भी मेरी वीडियोज हैं, वो हैं अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री के नाम से। सो अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये क्या है, यही तो मज़ेदार बात है। सो फाइनली हमारी फैमिली ग्रो कर रही है और हम लोग टिकटॉक पे भी अब आ चुके हैं। आप मुझे टिकटॉक पे अरविंद अरोड़ा केमिस्ट्री से फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर वीडियोज़ मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे भी आप मज़े ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया केमिस्ट्री की वीडियोज़ का। याद रखिए, फॉर कोचिंग फ्री इंडिया यू हैव टू लाइक इट, कमेंट इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। आप लोग अगर साथ नहीं दोगे तो हमारी ये आवाज़ दूर तक जाएगी कैसे? इसलिए आपसे कह रहा हूं, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस PDF को डाउनलोड कर लो, कहां से? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। सो चलिए गाइस, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन अच्छे से खाना वाना खाओ और एंजॉय योर डे। फाइनली गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जल्दी मैं आपको देखो केमिकल इक्विलिब्रियम करा दिया है, आयनिक इक्विलिब्रियम भी जल्दी कराऊंगा, थर्मो भी कराऊंगा। छोटे छोटे चैप्टर है, फटाफट से हम लोग खत्म कर देंगे। रेडॉक्स आज खत्म हो गया है, डाउनलोड कर लेना। चलो बाय गाइज, लव यू ऑल एंड डू रिमेंबर कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। लव यू ऑल गाइज, बाय।